हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया था स्टेट प्रो के ऊपर, ठीक है। बट इनिशियली मैंने आपको जो 22 लेक्चर्स अपलोड किए थे, तो काफ़ी टाइम हो गया है अपलोड किए हुए। तो आज जो हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ G+10 स्ट्रक्चर। हम एक G+10 स्ट्रक्चर लेंगे, उसका कंप्लीटली एनालिसिस भी करेंगे और उसका डिज़ाइन भी करेंगे। तो प्रीवियस 22 जो लेक्चर हो चुके थे, उसका कंप्लीटली मिक्सचर आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं कि 22 लेक्चर जो हमने पढ़े हैं इनिशियली, उसका एक तरह से रिवीजन हम इस लेक्चर के थ्रू कर सकते हैं। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, ठीक है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसको कंप्लीटली देखिए। तो G+10 स्ट्रक्चर का एनालाइज करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना चाहूँगा कि यहाँ पर हम एक प्लान ले रहे हैं। साइज ऑफ प्लान जो हम यहाँ पर जो चूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं 30x16 मीटर। मतलब 30x16 मीटर का हम यहाँ पर एक प्लान को यूज करेंगे, ठीक है। एक प्लान लेंगे जिसकी एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ होगी हमारी, वो होगी 30 मीटर, और वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में जो उसकी लेंथ होगी वो होगी 16 मीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक प्लान लिया है 30x16 मीटर, जिसकी एक्स डायरेक्शन में लेंथ है 30 मीटर एंड जेड डायरेक्शन में उसकी लेंथ है 16 मीटर। नंबर ऑफ बेस हम एक्स डायरेक्शन में जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और ईच बेस हैविंग ए लेंथ ऑफ 6 मीटर। सिमिलरली नंबर ऑफ बेस इन सेट डायरेक्शन जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो यूज कर रहे हैं 3। टू बेस हैविंग ए लेंथ ऑफ 6 मीटर एंड वन बेस हैविंग ए लेंथ ऑफ 4 मीटर, ठीक है। तो ये ग्राउंड स्टोरी की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। एज इट इज इसके ऊपर हमें 10 स्टोरी को क्रिएट करना है, और ईच स्टोरी की जो हम यहाँ पर हाइट ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू आईएस कोड होता है 3 मीटर या 3.5 मीटर। तो हम यहाँ पर 3 मीटर लेके चल रहे हैं। ईच स्टोरी की जो हाइट है हमारी वो 3 मीटर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम थ्री टाइप्स के कॉलम यूज करेंगे। आउटर कॉर्नर कॉलम, आउटर मिड कॉलम, इनर मिड कॉलम, जो कि आपको शो हो रहा होगा। आउटर कॉर्नर कॉलम की जो हम यहाँ पर साइज लेंगे वो लेंगे 0.45 इंटू 0.45 मीटर, ठीक है। जो आउटर कॉर्नर कॉलम्स हैं आपकी, ये जो आपके कॉलम्स शो हो रहे हैं आउटर कॉर्नर कॉलम्स, ये वाले, इनकी जो हमें साइज लेनी है वो लेनी है 0.45 इंटू 0.45 मीटर। सिमिलरली जो हमारे आउटर मिड कॉलम है उसकी हम साइज ले रहे हैं 0.45 इंटू 0.6 इंटू 0.45 मीटर। मतलब इसकी साइज जो हम ले रहे हैं 0.6 इंटू 0.45 मीटर, इसकी जो हम साइज लेंगे ये हमारे हो गए आउटर मिड कॉलम, ठीक है। और तीसरे टाइप के जो हमारे कॉलम रहेंगे वो रहेंगे इनर मिड। इनर मिड की जो हमारी साइज रहेगी 0.45 इंटू 0.45, 0.45 इंटू 0.6, ठीक है। ये हमारे हो गए इनर मिड, ये वाले हमारे। तो इस स्ट्रक्चर का हमें एनालाइज करना है। थ्री टाइप्स के कॉलम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया हमारा आउटर कॉर्नर कॉलम, सेकंड हमारे हो गए आउटर मिड कॉलम, और थर्ड हमारा हो गया इनर मिड कॉलम, ठीक है। और इसमें हम टू टाइप्स की बीम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट जो बीम है हमारी वो है आउटर बीम, और सेकंड जो हमारी बीम है वो है इनर बीम। आउटर बीम की हमने यहाँ पर साइज ली है 0.23 मीटर इंटू 0.40 मीटर, और इनर मिड की हमने यहाँ साइज ली है 0.3 मीटर इंटू 0.4 मीटर, ठीक है। बीम के अंदर जनरली क्या होता है, डेप्थ की वैल्यू को हमेशा ज़्यादा रखते हैं। और जब हम इसकी लोडिंग असाइन करेंगे तब हम यहाँ पर तीन तरह की वॉल्स पे लोड असाइन करेंगे। एक हमारी वॉल है आउटर, एक है पार्टीशियन, और एक है हमारी पैरापिट वॉल, ठीक है। और आउटर वॉल की थिकनेस क्या होती है, पार्टीशन वॉल की थिकनेस क्या होती है, ये आपको पता होगी, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, थिकनेस ऑफ द पार्टीशन वॉल ये आपने पढ़ी होगी। पार्टीशन वॉल की जो थिकनेस होती है वो हमारी होती है 115 mm। आउटर वॉल की थिकनेस जो होती है जिसको हम बोलते हैं मेन वॉल, इसकी थिकनेस होती है 230 mm, ठीक है।
मतलब पार्टीशन वॉल जो होती है आउटर वॉल की जस्ट हाफ होती है। अगर आउटर वॉल हमारी 230 mm है तो पार्टीशन वॉल की थिकनेस जो हो जाएगी हमारी 115 mm हमारी हो जाएगी। इसी तरह से पैरापिट वॉल की भी थिकनेस सेम पार्टीशन वॉल वाली ही होती है। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट जो हमें यूज करना है 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ ब्रिक हमारा होता है 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। हाइट ऑफ ईच स्टोरी हमें यूज करनी है 3 मीटर। ठीक है, और ये नीचे मैंने कुछ कैलकुलेशंस यहाँ मेंशन कर रखी है। जब हम डिज़ाइन करेंगे, जब लोडिंग असाइन करूँगा तब मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप सिर्फ इतना से समझ लीजिए, अगर आपको मेन वॉल का लोड निकालना है, फॉर एग्जांपल ये हमारी आउटर की मेन वॉल है, ठीक है। अब इसका अगर आप लोड निकालोगे 3 मीटर की है, इसकी हाइट कितनी है हमारी, इसकी हाइट जो है हमारी 3 मीटर है, ठीक है। और अगर सामने से देखोगे तो आपको उसमें 2 ही चीज़ नज़र आएगी, एक तो इसकी हाइट नज़र आएगी और एक इसकी आपको थिकनेस नज़र आएगी। तो जनरली डेड लोड निकालने का फॉर्मूला होता है बी इंटू डी इंटू यूनिट वेट ऑफ जो भी है, क्योंकि वॉल्स में हम ब्रिक यूज़ करते हैं तो यूनिट वेट ऑफ ब्रिक, ठीक है। अब इसमें हमें इसकी जो थिकनेस है, बी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा थिकनेस से, इसकी जो थिकनेस है हमारी वो हो जाएगी, क्योंकि आउटर वॉल है तो आउटर वॉल की थिकनेस हम यूज़ करते हैं 230 mm, 230 mm। तो मीटर में जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 0.230 मीटर हमारी हो जाएगी, है ना। डेप्थ यहाँ हम ले लेते हैं हाइट से, और हाइट हमारी जो है वो होगी 3 मीटर, ठीक है। जब भी आप किसी वॉल को देखोगे तो आपको 2 चीज़ नज़र आएगी, एक उसकी हाइट, एक उसकी विड्थ, ठीक है। तो विड्थ हो गई हमारी, थिकनेस हो गई इसकी 0.230 मीटर और डेप्थ हो गई इसकी 3 मीटर। और यूनिट वेट ऑफ ब्रिक हमें पता ही है 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा 13.11 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेट ऑफ ब्रिक की यूनिट जो होती है किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर से हमारा मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारा आ जाएगा 13.11 किलोन्यूटन पर मीटर। तो हम बोल सकते हैं मेन वॉल के अंदर 1 मीटर का जो वेट होगा वॉल का, जो डेड लोड होगा वो होगा 13.11 किलोन्यूटन। इसी तरह से अगर आपको इनर वॉल का अगर आपको लोड निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, सेम वैसे ही बी इंटू डी इंटू यूनिट वेट ऑफ ब्रिक। तो यहाँ पर भी पार्टीशन वॉल का जो विड्थ है वो हमारी हो जाएगी 0.115 मीटर, डेप्थ 3 मीटर एंड यूनिट वेट ऑफ ब्रिक हो जाएगा 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 6.55 किलोन्यूटन पर मीटर। यहाँ पार्टीशन वॉल का पर मीटर का यहाँ पर वेट आ गया। इसी तरह से अगर आपको पैरापिट वॉल का निकालना है तो पैरापिट वॉल का भी हम ऐसे ही निकालेंगे। पैरापिट वॉल के अंदर जो हम हाइट यूज करेंगे वो यूज करेंगे 1 मीटर। जनरली पैरापिट वॉल की जो हाइट होती है वो 1 मीटर होती है। तो 0.115 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 19 जब आप करोगे तो हमारा आ जाएगा 2.185 किलोन्यूटन पर मीटर। इसी तरह से अगर आपको फ्लोर का वेट निकालना है तो आप फ्लोर का वेट भी निकाल सकते हो। फ्लोर के अंदर हमने जो स्लैब का वेट ले लिया, स्लैब की थिकनेस यूज कर ली 200 mm और फ्लोर की थिकनेस हमने यूज कर ली 50 mm। तो 200 प्लस 50 जब करोगे तो 250 हो जाएगा। 250 को जब आप mm के अंदर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.250, ठीक है। तो 0.250 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6.25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिर्फ, क्योंकि कंक्रीट का यूनिट वेट होता है 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब और स्लैब की जो यूनिट होती है हमारी वो मीटर होती है, तो मीटर से हमारा मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो फ्लोर का जो हमारा वेट आएगा वो एरिया की फॉर्म में आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं 6.25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया का पे जो लोड आएगा वो कितना आएगा, 6.25 किलोन्यूटन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें कैसे डेड लोड को फाइंड आउट करना है और हमें किस स्ट्रक्चर का एनालाइज और डिजाइन करना है, ठीक है। तो आइए हम इसको स्ट्रेट प्रो पे एक बार देख लेते हैं। तो ये हम स्ट्रेट प्रो की मेन स्क्रीन पर आ गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर हम स्पेस पे टिक मार्क करेंगे और फाइल नेम में हमने यहाँ लिख दिया G+10 स्ट्रक्चर EQR, मतलब अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। मतलब हम जो लोडिंग लेंगे
नॉर्मल लोडिंग के साथ साथ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस वाली जो लोडिंग है उसको भी हम असाइन करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसे एरिया में है जहाँ अर्थक्वेक आते हैं, तो वहाँ पर जनरली क्या होता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग डिज़ाइन करनी होती है। या फिर स्काई स्केपर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जहाँ G+10 स्ट्रक्चर्स को क्रिएट किया जाता है, या फिर G+15, G+20 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए जनरली अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर की डिज़ाइन की जाती है, तो उसी की डिज़ाइन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर यूनिट को सेलेक्ट कर दिया है मीटर एंड किलोन्यूटन, देन हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ऐड बीम एंड फिनिश। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो आपको प्लान इनिशियली दिखाया था उसी को हम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं। तो उस प्लान को हमें कैसे ड्रॉ करना है, हमें 30 मीटर और 16 मीटर का एक प्लान बनाना है। 30 मीटर x डायरेक्शन के अंदर और 16 मीटर z डायरेक्शन के अंदर। पहले हम x डायरेक्शन की बात करते हैं। x डायरेक्शन में 30 मीटर की हमारी लेंथ थी और उस लेंथ के अंदर जो नंबर ऑफ बेस थे हमारे, मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। x डायरेक्शन के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ बेस थे वो टोटल हमारे थे 5, 1 2 3 4 एंड 5, और ईच बेस की जो लेंथ थी वो थी हमारी 6 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर स्नैप नोट बीम पे जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपली 0 0 0 कर देता हूँ मैं। जैसे 0 0 0 करूँगा तो इनिशियली हमें एक जो नोड है वो शो हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इस नोड को सेलेक्ट करना है। इस नोड को हमने यहाँ सेलेक्ट किया, और इस नोड को सेलेक्ट करने के बाद, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, ये हमारा इनिशियली फर्स्ट नोड आ गया। आप एक नोड और क्रिएट कर लीजिए। मैं एक्स डायरेक्शन में चाहता हूँ 6 मीटर की डिस्टेंस पे हमें एक नोड और मिल जाए, तो सिंपली यहाँ मैं कर दूंगा 6 0 0। इससे होगा ये कि हमें 6 मीटर की डिस्टेंस पर एक नोड और मिल गया, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, ऐड बीम को लूँगा। ऐड बीम आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। ऐड बीम को मैंने यहाँ पर, और इसको इससे हमने ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। तो इनिशियली हमारा फर्स्ट नोड के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 0 0 0 हो गए, और सेकंड जो नोड के कोऑर्डिनेट थे वो हो गए 6 0 0, मतलब x में 6, y में 0, z में 0। ये वाली जो लेंथ है हमारी वो x की है, ये वाली z की होगी, और जो हाइट है हमारी वो हो जाएगी y, ठीक है। अब मुझे x डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर देखो ये हमारी फर्स्ट आ गई, ठीक है। फर्स्ट हमारी बेस आ गई। अब मुझे 4 बेस और लेनी है एक्स डायरेक्शन के अंदर। तो 4 बेस को हम किस तरह से लेंगे, देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इस नोड को हम सेलेक्ट करते हैं और हम जाते हैं ट्रांसलेशन रिपीट के अंदर। जैसे ही आप ट्रांसलेशन रिपीट में जाओगे तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब कितनी बेस आपको लेनी है, हमें 4 बेस और लेनी है। कितनी लेंथ की हमें लेनी है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 6 मीटर लेंथ की। क्या उसको हमें लिंक करना है, बिल्कुल हमें लिंक करना है, ताकि हमें एड ऑन बीम बार बार ना करना पड़े। तो लिंक स्टेप पे क्लिक करके हम ओके कर देते हैं यहाँ पर। जैसे ही आप ओके करोगे तो ये आपकी पूरी 30 मीटर की यहाँ पर हमारा 30 मीटर की हमारी पूरी लेंथ रेडी हो गई, ठीक है। तो 30 मीटर की आपने ये लेंथ को क्रिएट कर दी है, जिसमें नंबर ऑफ बेस भी आपकी 5 आ गई, और ईच बेस हैविंग ए लेंथ ऑफ 6 मीटर। अब हम बात करेंगे जेड डायरेक्शन के अंदर। तो जेड डायरेक्शन के अंदर हमें 2 बेस तो लेनी है, कितनी मीटर की, 6 मीटर की, और मिडिल वाली बेस लेनी है 4 मीटर की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नोड्स को सिलेक्ट करेंगे सारे के सारे कंप्लीटली। हम यहाँ पर नोट्स को सेलेक्ट कर लेंगे, देन हम जाएंगे ट्रांसलेशन रिपीट के अंदर, और Z के अंदर हम नंबर ऑफ स्टेप ले लेते हैं 3, और यहाँ पर स्पेसिंग में दे देते हैं फर्स्ट 6, सेकंड 4 एंड थर्ड हमारा 6 हो जाएगा, और इसको हम कर देते हैं लिंक, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ओके। तो देखिए Z डायरेक्शन में हमारी 3 बेस आ गई, 2 बेस 6 मीटर की हो गई, और मिडिल बेस जो है हमारी 4 मीटर की हो गई। अब इसको हम एड ऑन कर देते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम इस तरह से इसको एड ऑन कर देंगे। एड ऑन करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अब हाइट देनी है। तो हाइट देने के लिए हम क्या करेंगे, हाइट देने के लिए हम करेंगे, जितने भी जॉइंट्स हैं उन सारे जॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे, या जितने भी नोट्स हैं हम उन सभी नोट्स को सेलेक्ट करेंगे। देखो पहले तो आप यहाँ पर इसकी डायमेंशंस अगर आपको चेक करनी है तो आप डायमेंशंस को
चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशंस को चेक करने का बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका ये होता है, आपको सिंपली जो आपकी यहाँ पर एक टैब होगी, हाँ डायमेंशन की, आप सिंपली यहाँ डायमेंशंस पे क्लिक करोगे, देन डिस्प्ले, तो ये आपकी डायमेंशंस कंप्लीटली शो हो गई। अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव पे क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं। अब मुझे कंप्लीटली सारे नोट्स सेलेक्ट करने हैं और हाइट देनी है, तो मैंने कंप्लीटली सारे नोट्स को सेलेक्ट किया और इसकी हमने यहाँ पर हाइट दे दी। हाइट हम दे देते हैं 3 मीटर की। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 किया और इसको हम लिंक भी कर देते हैं यहाँ पर, और इसको हमने यहाँ पर लिंक कर दिया। अब ये ऊपर साइड में आ गया, हमें नीचे की तरफ चाहिए था। ठीक है, तो अपर साइड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड साइड नेगेटिव। तो अगेन हम जाते हैं ट्रांसलेशन रिपीट के अंदर, और अब की बार हम क्या करते हैं, जेड के अंदर, वाई के अंदर -3 मीटर ले लेते हैं, ताकि डाउनवर्ड हमारे कॉलम्स बन जाए और हमारा जो ग्राउंड स्टोरी है वो बन के रेडी हो जाए। ठीक है, और इसको हम लिंक भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ग्राउंड स्टोरी बनके रेडी हो गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पर G+10 बनाना है, मतलब ग्राउंड स्टोरी के ऊपर 10 स्टोरी और हमें बिल्ड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंप्लीटली स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करेंगे, देन हम जाएंगे ट्रांसलेशन रिपीट के अंदर, और y के अंदर हम यहाँ कर देते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स 10, और ईच स्टेप की जो हमें हाइट लेनी है वो लेनी है 3 मीटर। ठीक है, और अब की बार हमें लिंक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार हमने क्या करा, पूरे स्ट्रक्चर को ही सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर आप लिंक करोगे तो वो कॉपी हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, वार्निंग शो हो जाएगी। तो अब की बार हमें लिंक नहीं करना। देन हम इसको सिंपली ओके कर देते हैं, तो देखिए आपका ये G+10 स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें इसको इसको प्रॉपर्टी देनी है, इस पे सपोर्ट लगाना है, फिर लोड लगाना है, तो ये सब हम करेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा, ताकि आपका स्ट्रक्चर जब आप आगे की कैलकुलेशन करोगे तो वो काफ़ी ईज़ी हो जाए। तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना रखा है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, और मैं फिर से एक बार यहाँ पर भी उस चीज़ को रिवाइज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बोल दिया है, ये वाला जो आपका लेक्चर है वो कंप्लीटली एक पैकेज होने वाला है 22 लेक्चर्स का। तो जिनको भी रिवाइज करना है 22 लेक्चर्स को, वो इस लेक्चर के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा ये लेक्चर हमारा लेंदी हो सकता है। ठीक है, तो G+ हमें यहाँ पर ग्रुपिंग को कैसे बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो Ctrl+G पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ग्रुपिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ग्रुपिंग में क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ बता देंगे, भाई हम यहाँ पर कितने तरह के कॉलम्स यूज़ कर रहे हैं, कितनी तरह की बीम्स यूज़ कर रहे हैं, कितने टाइप्स की हमारी वॉल है, उन सब की हम पहले ही ग्रुपिंग बना के रेडी कर देंगे, ताकि लोडिंग को असाइन करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो हम लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम्स को। कॉलम्स हमने 3 तरह के यूज़ किए हैं, आउटर कॉर्नर कॉलम, आउटर मिड कॉलम और इनर मिड कॉलम। तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं आउटर अंडरस्कोर। ठीक है, यहाँ स्पेस बार काम नहीं करती, तो स्पेस बार के लिए हमें अंडरस्कोर ही यूज करना पड़ेगा। तो आउटर अंडरस्कोर COR मैंने यहाँ कर दिया। COR का मतलब कॉर्नर कॉलम, COR COL। ठीक है, और सेलेक्ट टाइप में हमेशा आपको बीम को सेलेक्ट करना रहेगा, देन ओके आप यहाँ कर दोगे। ठीक है, फिर हम जाएंगे प्लान के अंदर, फिर हम जाएंगे प्लान के अंदर। ठीक है, प्लान में आप जैसे ही जाओगे, तो प्लान में जाने से क्या होता है कि आपने सिर्फ ग्राउंड स्टोरी का सेलेक्ट करोगे, वो कंप्लीटली होल स्ट्रक्चर का शो वो सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ आउटर कॉर्नर कॉलम्स को ही सेलेक्ट करना है। तो प्लान में आपने कॉर्नर कॉलम्स को सेलेक्ट किया, वो ऑटोमेटिकली G+10 स्ट्रक्चर के आउटर कॉलम्स को सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं एसोसिएट। ठीक है, इसके बाद हम अगेन क्रिएट टैब पे जाएंगे, और अब की बार हम ले लेते हैं आउटर मिड कॉलम। सेलेक्ट टाइप में हम बीम पे क्लिक कर देते हैं, और सेलेक्ट टाइप हमारी हो गई बीम, और अगेन जाएंगे प्लान के अंदर, और अगेन हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक व्यू में जाके आप इसको चेक भी कर सकते हो, कहीं हमने कुछ गलत सेलेक्ट तो नहीं कर दिया। हाँ अब ठीक है, और इसको हम कर देते हैं एसोसिएट। ठीक है,
सिमिलरली हमें सेलेक्ट करना होगा इनर मिड। तो इनर मिड कॉलम के लिए हमें अगेन क्रिएट करना होगा और हमें यहाँ पर डालना होगा इनर अंडरस्कोर मिड कॉलम। ठीक है, 3 टाइप्स की हम यहाँ पर कॉलम यूज कर रहे हैं। अब आपको इनर मिड कॉलम को सेलेक्ट करना है तो सिंपली हम यहाँ पर जो इनर मिड वाले जो हमारे नोड्स हैं सिर्फ और सिर्फ इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इनर मिड कॉलम हमारे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। आइसोमेट्रिक व्यू में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। देखिए हमारे एसोसिएट हो गए। ठीक है, तो 3 टाइप्स के हमने यहाँ पर कॉलम यूज किए हैं। फर्स्ट हमारा हो गया आउटर कॉर्नर कॉलम, हाईलाइट्स करने पे वो शो हो जाएगा। सेकंड हमारा हो गया आउटर मिड कॉलम जो कि हमारा शो हो चुका है। और थर्ड हमारा है इनर मिड कॉलम। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 टाइप्स की बीम यूज कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको डिस्कशन में बताया था स्टार्टिंग के अंदर। तो फर्स्ट हमारी बीम होती है आउटर बीम। तो आउटर अंडरस्कोर बीम हमने लिया। ठीक है, आउटर बीम को सिलेक्ट करने के लिए हम अगेन जाएंगे प्लान के अंदर और आउटर वाले मेंबर्स को हम यहाँ पर शो सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आउटर बीम जो है हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और आइसोमेट्रिक व्यू में इसको हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह से हमें इनर बीम को क्रिएट करना है ग्रुपिंग में। तो हम यहाँ जाएंगे और क्रिएट के अंदर इनर अंडरस्कोर बीम हम यहाँ पर कर देंगे और सेलेक्ट टाइप बीम एंड ओके। देन अगेन प्लान के अंदर जाएंगे और अगेन प्लान के अंदर जो इनर वाले मेंबर्स हैं उनको हम यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। तो कंप्लीटली हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और इसको हम अगेन आइसोमेट्रिक व्यू में चेक कर लेंगे, एसोसिएट हम कर देंगे। ठीक है, तो 3 टाइप्स के कॉलम हमने यहाँ पर ग्रुपिंग में क्रिएट कर दिए हैं और उसको एसोसिएट कर दिए हैं और 2 टाइप्स की बीम हमने यहाँ पर ले ली। ग्रुपिंग से बेस्ट यही होता है कि जब आप प्रॉपर्टी को जब असाइन करोगे तो प्रॉपर्टी को असाइन करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं यहाँ पर वॉल्स हम जो 3 तरह के यूज करेंगे आउटर वॉल, पार्टीशन वॉल और पैरापेट वॉल। उन पर जब हम लोड असाइन करेंगे तो जब हम लोड असाइन करेंगे तो लोड असाइन करना हमारे लिए ईजी हो जाए उसके लिए हम पहले ही ग्रुपिंग बना लेते हैं। तो आउटर वॉल की हम ग्रुपिंग बनाते हैं। आउटर वॉल का मतलब मेन वॉल। ठीक है, तो मेन अंडरस्कोर वॉल। ठीक है, मेन वॉल को हमें सेलेक्ट करना है तो ओके। अब मेन वॉल जब हम वॉल पे जब लोड लगाएंगे तो देखिए वॉल पे जब हम लोड लगाते हैं तो रूफ वाले फ्लोर को काउंट नहीं करते। ठीक है, आउटर वॉल पे जब हम लोड लगाते हैं तो हम रूफ वाले फ्लोर को काउंट नहीं करते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतने स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेंगे और व्यू में जाकर जो टॉप स्टोरी है उसको हम हाइड कर देंगे, जो रूफ वाली स्टोरी है उसको हम हाइड कर देंगे। तो व्यू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक है, हाँ ठीक है, तो रूफ वाली स्ट्रक्चर जो है हमारा वो हाइड हो गया। अब हम क्या करते हैं, मेन वॉल पे हमें लोड असाइन करना है। तो मेन वॉल के लिए ग्रुपिंग कैसे क्रिएट करोगे आप, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लान के अंदर जाएंगे और जो हमारे आउटर मेंबर्स हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आउटर मेंबर सेलेक्ट कर लिए और इसको एसोसिएट कर दिया। ऐसे ही आप सिंपली पार्टीशन वॉल भी ले सकते हो या इनर वॉल भी हम इसको बोल सकते हैं, इनर अंडरस्कोर वॉल। सेलेक्ट टाइप हमारा बीम हो जाएगा ओके। और पार्टीशन वॉल हम ले लेते हैं ये वाली। और इसको भी हम कर देते हैं एसोसिएट। और लास्ट हमारी हम लेंगे यहाँ पर पैरापिट वॉल। तो यहाँ हम कर देते हैं पैरापिट वॉल। और पैरापिट वॉल जो लेते हैं हम, जो रूफ वाली स्टोरी है वहीं यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन व्यू स्ट्रक्चर में जाएंगे, होल स्ट्रक्चर हम कर देंगे और एलिवेशन में हम जाएंगे और ये जो हमारी टॉप स्टोरी वाली जो रूफ है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और व्यू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली हम यहाँ पर इसको कर देंगे। ठीक है, इसका हम प्लान चेक करेंगे
तो ये हमारा इसका प्लान आ गया। ये हमारी रूफ वाली स्टोरी हो गई। तो पैरापिट वॉल जनरली बाउंड्री पर ही ली जाती है, तो बाउंड्री वाली जो हमारी बीम्स हैं, जो लेयर्स हैं, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको एसोसिएट कर देंगे। तो ग्रुपिंग के थ्रू हमने आउटर कॉर्नर कॉलम्स, एक मिनट, इसको हम पहले हॉल स्ट्रक्चर कर देते हैं, ठीक है। तो ग्रुपिंग के थ्रू हमने आउटर कॉर्नर कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ग्रुपिंग के थ्रू हमने आउटर बीम को सेलेक्ट कर लिया, इनर इनर मिड कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आउटर बीम सेलेक्ट कर ली, इनर बीम हमने सेलेक्ट कर ली, मेन वॉल्स पे लोड कहाँ कहाँ लगाना है उसको भी सिलेक्ट कर लिया, इनर वॉल पे लोड कहाँ असाइन करना है उसको भी ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया ग्रुपिंग के थ्रू, और पैरापिट वॉल का लोड कहाँ असाइन करना है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। जब हम इन लोड को असाइन करेंगे तो हमारे लिए वो चीज़ काफ़ी ईजी हो जाएगी ग्रुपिंग मेथड के थ्रू, ठीक है। चलो, अब हमने ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया और इसमें ग्रुपिंग को भी हमने अप्लाई कर दिया। अब हम वन बाय वन किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए जो स्टेप्स होती हैं उसको हम फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर को क्रिएट कर दिया, अब इसके बाद नेक्स्ट काम जो होता है हमारा प्रॉपर्टी को असाइन करने का होता है। तो प्रॉपर्टी को असाइन करने के लिए हम जाएंगे जनरल टैब के अंदर, और जनरल टैब के अंदर हम यहाँ पर सिंपली डिफाइन के अंदर जाएंगे। डिफाइन के अंदर रेक्टेंगुलर हम ले लेंगे। फर्स्ट जो हमारा कॉलम था उसकी साइज थी 0.45 इंटू 0.45, इसको हमने ओके कर दिया। सेकंड कॉलम की साइज ले लेते हैं हम 0.45 इंटू 6, और थर्ड कॉलम की हम साइज ले लेते हैं 0.6 इंटू 0.45 मीटर, ठीक है। जरूरी नहीं है आप ये 4.45 इंटू 6 लो, आप सेकंड वाले को 0.6 इंटू 0.45 ले सकते हो, तो थर्ड वाले को 0.6 इंटू 0.45। जैसे मैंने आपको ड्राइंग में बताया भी था, आपको बस ये दोनों कॉलम्स जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखने हैं ताकि लोड को वो ज़्यादा बियर कर सके, ये कॉलम्स है ना, इसको परपेंडिकुलर रखना है इसके, ठीक है। तो एक कॉलम की साइज मैंने ली है 0.45 इंटू 0.6, और एक कॉलम की साइज ली है 0.6 इंटू 0.45, मतलब जो मिड वाले कॉलम थे, आउटर मिड और इनर मिड, वो दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह से बीम की अगर हम बात करें तो टू टाइप्स की हमें बीम यूज करनी है। बीम के अंदर जनरली हम डेप्थ ज्यादा रखते हैं, तो पहले ही हमने डेप्थ को 0.4 रख दिया। आउटर बीम की जो हमारी साइज थी वो थी 0.3 इंटू सॉरी पॉइंट वो थी हमारी 0.23 इंटू 0.4, और इनर बीम की जो साइज थी वो थी हमारी 0.3 इंटू 0.4, ठीक है। अब इसको हम असाइन कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो कॉर्नर कॉलम है उसमें प्रॉपर्टी को असाइन करना है। तो देखिए ग्रुपिंग के थ्रू ये कितना इजी हो जाएगा। ग्रुपिंग के थ्रू हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम जाएंगे सेलेक्ट के अंदर, और सेलेक्ट के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा बाय ग्रुप नेम। सिंपली हम यहाँ क्लिक करेंगे, आउटर कॉर्नर कॉलम्स पे हमें ये प्रॉपर्टी असाइन करनी है, तो हम सिंपली आउटर कॉर्नर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और इसको असाइन। सिमिलरली हमें आउटर मिड पर ये वाली प्रॉपर्टी असाइन करनी है, तो आउटर मिड पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारी प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगी। सिमिलरली हमें इनर मिड पर ये वाली प्रॉपर्टी असाइन करनी है, तो इनर मिड कॉलम पे हम क्लिक करेंगे और ये प्रॉपर्टी हमारी असाइन हो जाएगी। सिमिलरली हमें आउटर बीम्स पर प्रॉपर्टी असाइन करनी है, तो हम आउटर बीम्स को सेलेक्ट करेंगे और हमारी प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगी। सिमिलरली हमें इनर बीम्स पर प्रॉपर्टी असाइन करनी है, तो इनर बीम्स को हम सेलेक्ट करेंगे और हमारी प्रॉपर्टी असाइन। आपको एक बार चेक भी कर लेना है कोई प्रॉपर्टी मिसिंग तो नहीं रह गई। उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं, सेलेक्ट में जाके मिसिंग एट्रीब्यूट्स में मिसिंग प्रॉपर्टी पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ शो हो जाएगा नो एंट्री विथ मिसिंग प्रॉपर्टी, कोई भी यहाँ पर मिसिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। 3D रेंडरिंग भी आप इसकी चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 3D रेंडरिंग भी आप चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जूम करके। ये जो हमने स्ट्रक्चर को बनाया है, ये देखिए हमने 3 टाइप्स के कॉलम यूज किए थे। आउटर कॉर्नर कॉलम्स जो हमारा स्क्वायर शेप में था, आपको नजर आ रहा होगा, ये स्क्वायर शेप में ही है, और ये रेक्टेंगुलर शेप में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। चलो, हमने प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया, देन हम जाएंगे सपोर्ट के अंदर।
जनरल पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ चले जाएंगे सपोर्ट के अंदर। सपोर्ट में क्रिएट ए सपोर्ट और यहाँ हम ले लेते हैं फिक्स सपोर्ट। ठीक है, इसको कर देते हैं ऐड और हम जाते हैं यहाँ पर एलिवेशन के अंदर और एलिवेशन के अंदर हम इस सपोर्ट को, हमने यहाँ पर 2 सपोर्ट लगा दिए, एक को हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं एलिवेशन के अंदर और एलिवेशन के अंदर जाकर इस सपोर्ट यहाँ पर हम असाइन कर देते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट हमारा अप्लाई हो गया। देन हमें अब जाना है इसके मेन पार्ट पर, लोडिंग वाले पार्ट पर। तो हम जाएंगे लोड एंड डेफिनेशन पर और बिकॉज मैं इस स्ट्रक्चर को एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग में सबसे पहले क्या होता है, डेड लोड लाइव लोड असाइन करने से पहले हमें सिस्मिक लोड असाइन करना होता है। तो सिस्मिक लोड कैसे असाइन करते हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम जाएंगे डेफिनेशन के अंदर, डेफिनेशन में हम जाएंगे सिस्मिक डेफिनेशन के अंदर और इसको हम कर देंगे ऐड और यहाँ पर हम कोड को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया IS 1893-2002 और जनरेट पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पर जोन वाइज शो हो रहे हैं किस जोन के अंदर आपको स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है। अभी मैं फिलहाल जोन 3 के अंदर इस स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप सिटी वाइज भी चेक कर सकते हो। और जोन जैसे यहाँ पर जोन 2 का जोन फैक्टर 0.1 आपको पता होगा, जोन 3 का 0.16, ठीक है, और जोन 4 का 0.24। अभी हम यहाँ जोन 3 ले रहे हैं, तो जोन 3 का हमारा होता है 0.16 और रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर हमारा है स्पेशल मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम जिसकी वैल्यू होती है 5 और ये आप IS कोड 1893-2002 में भी जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग हम ले रहे हैं इंपॉर्टेंस बिल्डिंग और इंपॉर्टेंस बिल्डिंग का इंपॉर्टेंस फैक्टर 1.5 होता है अकॉर्डिंग टू IS कोड 1893। ठीक है, सोइल टाइप हम मीडियम ले रहे हैं और स्ट्रक्चर हमारा RC फ्रेम ही है। डैम्पिंग रेशियो हमने यहाँ 5 लिया है। देन जनरेट हम कर देते हैं और यहाँ पर भी आप डैम्पिंग रेशियो को 0.05 कर देना। एड सेल्फ फैक्टर हम लेते हैं यहाँ पर 1। सिस्मिक डिजाइन के अंदर प्लस में सारी की सारी लोड्स की वैल्यू को ली जाती है, तो सेल्फ फैक्टर भी हमारा पॉजिटिव 1 होगा। अदरवाइज नॉर्मल लोडिंग के अंदर हम ये सारी वैल्यू नेगेटिव के अंदर लेते हैं बिकॉज लोड हमारा डाउनवर्ड एक्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम सिस्मिक डिजाइन कर रहे हैं तो सारे के सारे जो लोड्स होंगे वो हम पॉजिटिव वे में लेंगे। तो सेल्फ फैक्टर की जो वैल्यू हो गई हमारी 1 हो गई, इसको आप सिंपली एक बार ऐड ऑन कर दीजिए। देन अब हमें क्या करना है, जो हमारी वॉल्स हैं उनमें हमें लोड को असाइन करना है, उनमें हमने डेड लोड को असाइन करना है। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको कैलकुलेशंस करके बताई थी, उसकी जो वैल्यूज निकल के आई थी बस उन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट ऑन करेंगे। जैसे मेंबर वेट पे हम यहाँ पर गए और लोडिंग टाइप हमारी यूडीएल हमने कर दी क्योंकि हमारा जो लोड की यूनिट आई थी किलो न्यूटन पर मीटर और किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल की फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो लोडिंग टाइप हमने यूनिफॉर्म कर दी। अब मेन वॉल का जो हमने लोड निकाला था, फाइंड आउट किया था, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। मेन वॉल का जो हमने लोड फाइंड आउट किया था वो हमारा आया था ये रहा, क्योंकि मेन वॉल की थिकनेस थी 0.230 मीटर और उसकी मतलब 0.230 थी, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.230 मीटर थी उसकी विड्थ। उसकी हाइट थी 3 मीटर और यूनिट वेट ऑफ ब्रिक था 19। इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 13.11 किलो न्यूटन पर मीटर ये मेन वॉल का डेड लोड हमारा आ गया था। तो सिंपली मैं ये वैल्यू को यहाँ पर पुट करने वाला हूँ, 13.11 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसको हम यहाँ पर सिंपली एड ऑन कर देते हैं। इसी तरह से हमें जो दूसरी वॉल हमें यूज करनी थी इनर वॉल, और उसका भी हमने यहाँ पर वेट निकाला था, डेड लोड निकाला था, डी इंटू यूनिट वेट ऑफ ब्रिक, और इसकी जो थिकनेस थी वो हमारी उसकी जस्ट हाफ हो गई थी 0.115 मीटर, हाइट 3 मीटर थी और यूनिट वेट ऑफ ब्रिक 19, तो ये आया था 6.55। तो हम ये वैल्यूज को भी पुट कर देते हैं 6.55 किलो न्यूटन पर मीटर। इसी तरह से जो पार्टीशन वॉल है उसकी वैल्यूज को भी हमने यहाँ पर फाइंड किया था और वो हमारी आई थी 2.185, तो 2.185। ठीक है, इसके बाद हमने एक फ्लोर का वेट निकाला था। फ्लोर के वेट के अंदर हमने क्या किया था, जो हमारी रूफ थी उसका भी वेट ले लिया था और जो हमारी फ्लोर थी उन दोनों की थिकनेस को हमने ऐड करके उसका वेट निकाला था और फ्लोर का जो हमारा वेट आया था वो आया था 6.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपली हम यहाँ डाल देते हैं
6.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितनी हाइट तक लेना है फ्लोर का वेट? हमारा स्ट्रक्चर जो है वो 10 स्टोरी है और ईच स्टोरी की जो हाइट है वो 3 मीटर है। तो हम यहाँ रेंज डाल देते हैं 0 से 30 और ऐड इसको कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको असाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमें सबसे पहले सेल्फ वेट तो ऑटोमेटिकली असाइन हो गया। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो मैन वॉल का जो वेट है वो असाइन करना है। तो सेलेक्ट में जाएंगे और बाय ग्रुप नेम के अंदर और मैन वॉल पे सिंपली हम यहाँ क्लिक करेंगे और ये हमारा जो लोड है असाइन हो जाएगा। इसी तरह से इनर वॉल का अगर आपको लोड असाइन करना है तो इनर वॉल पे आप क्लिक करोगे तो इनर वॉल का सिंपली असाइन हो जाएगा। इसी तरह से पैरापिट वॉल को जब आप सेलेक्ट करोगे तो पैरापिट वॉल का जो आपका लोड है वो असाइन हो जाएगा। ठीक है, फ्लोर लोड आपको ऑटोमेटिकली असाइन होता है। एक लोड और लेना था हमें यहाँ पर लाइव लोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम फ्लोर में जाएंगे और लाइव लोड हम यहाँ ले लेते हैं 4। ठीक है, और इसको 0 से 30 हम यहाँ पर रेंज कर देते हैं और इसको हम एड ऑन कर देते हैं। ठीक है, सिस्मिक लोड हमने असाइन कर दिए हैं और सिस्मिक में क्या होता है कि सिस्मिक फैक्टर भी देना होता है। सिस्मिक फैक्टर हमें यहाँ पर टोटल 4 डायरेक्शन है। पॉजिटिव एक्स मतलब ये वाली डायरेक्शन हो गई एक हमारी ये वाली हो गई, एक हमारी इधर से जो आ रही है और एक हमारी इधर से जो आ रही है। ठीक है, तो हमें सिस्मिक फैक्टर भी लेना होता है उसके बाद। तो सिस्मिक फैक्टर लेने के लिए हम क्या करेंगे, लोड केस डिटेल पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं EQX पॉजिटिव, इसको ऐड कर देते हैं। फिर हम ले लेते हैं EQX नेगेटिव, अर्थक्वेक लोड X नेगेटिव, इसको भी ऐड कर देते हैं। फिर हम ले लेते हैं EQZ पॉजिटिव एंड लास्टली हम ले लेते हैं EQZ नेगेटिव। ठीक है, और अब हमें ये फैक्टर्स लेने हैं। तो हमने EQX पॉजिटिव पे क्लिक किया, ऐड पर क्लिक किया, देन यहाँ हम सिस्मिक पे जाएंगे, सिस्मिक लोड। ठीक है, और X में हमने फैक्टर 1 ले लिया, इसको ऐड कर दिया और जो हमारा EQX नेगेटिव है वहाँ फैक्टर आप -1 ले लेना, सेम ऐसे केस -1, इसको भी हमने सिंपली ऐड ऑन कर दिया। इसी तरह से हम जाएंगे EQZ पॉजिटिव के अंदर और यहाँ पर इसका जो फैक्टर है वो हम ले लेते हैं 1 और इसको हम यहाँ पर ऐड ऑन कर देते हैं। इसी तरह से EQZ नेगेटिव ले लेते हैं और इसका भी हम यहाँ पर -1 कर देते हैं। ठीक है, देखो EQZ पॉजिटिव में आपने X का फैक्टर ले लिया। ठीक है, बाई डिफॉल्ट यहाँ पर X का आ गया तो हमें यहाँ पर Z का लेना था। तो एडिट में जाकर आप इसको चेंज कर सकते हो, X की जगह Z ले लिया और चेंज हमारा हो गया। ठीक है, और यहाँ तो हमारा ओके है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने सिस्मिक लोड को अप्लाई कर दिया और सिस्मिक फैक्टर भी हमने ले लिया। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें इतनी जो कैलकुलेशन है वो एक्स्ट्रा करनी होती है। बाकी कैलकुलेशन हम वही करेंगे जो नॉर्मल बिल्डिंग की डिजाइन और एनालिसिस में करते हैं। ठीक है, तो बाकी डिजाइन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन जाएंगे लोड केस डिटेल के अंदर, एड पर जाएंगे और यहाँ पर हम सिंपली ले लेते हैं डेड लोड। डेड लोड इसको हमने ऐड कर दिया। फिर हम ले लेंगे लाइव लोड, इसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब डेड लोड को आपको लेना है तो सिंपली डेड लोड पे क्लिक करेंगे, देन ऐड पे क्लिक करेंगे। और मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल लोडिंग जो लेते हैं वो डाउनवर्ड होती है और डाउनवर्ड हमारी नेगेटिव फॉर्म में होती है। तो अब जो हमारा फैक्टर आएगा, अब जो भी लोडिंग आएगी वो नेगेटिव फॉर्म में आएगी। तो सिंपली इसको हम ऐड कर देंगे और अब हम जाएंगे मेंबर लोड के अंदर। मेंबर लोड के अंदर वही हम वॉल्स के लोड की बात करेंगे। 3 तरह की हमारी वॉल है, आउटर, पार्टीशन, पैरापिट। तो आउटर वॉल का जो हमारा लोड था जो मैंने आपको फाइंड करके बताया था 13.11 है ना, जो हमने पॉजिटिव लिया था सिस्मिक के अंदर, अब वो नेगेटिव की फॉर्म में लेंगे। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। फिर हमारा सेकंड था पार्टीशन वाला -6.55 और थर्ड था पैरापिट वॉल वाला -2.185। ठीक है, तीनों लोड को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया।
एक हम यहाँ पर फ्लोर लोड भी लेंगे, तो फ्लोर लोड में हम गए और यहाँ पर हमने ले लिया, हमारा फ्लोर लोड था -6.25 और इसकी जो रेंज थी हमारी वो 0 से 30 थी। और एक हम लेंगे लाइव लोड, तो लाइव लोड भी 4 में ही काउंट होता है। पहले हम इस लोड को असाइन कर देते हैं, उसके बाद लेते हैं लाइव लोड। असाइन टू व्यू हमने यहाँ कर दिया और मेम आउटर वॉल का जो लोड असाइन करना है इसके लिए हम सेलेक्ट में जाएंगे और सेलेक्ट में जाके सिंपली हम यहाँ कर देंगे बाय ग्रुप नेम और मेन वॉल को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम जाएंगे पार्टीशन वॉल पर या इनर वॉल पर और इनर वॉल को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इस लास्टली हम जाएंगे पैरापिट वॉल के ऊपर और पैरापिट वॉल को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फ्लोर का लोड ऑटोमेटिकली असाइन होता है, वो आपको शो हो गया होगा। और लाइव लोड को भी हमें यहाँ लेना है, तो लाइव लोड में हम ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ फ्लोर लोड में जाकर लाइव लोड की वैल्यू हमें लेनी है -4 और इसकी रेंज 0 to 30 हमें लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा लाइव लोड भी असाइन हो गया। इसके बाद एक चीज़ और कर लेते हैं, हम यहाँ पर लोड कॉम्बिनेशंस और बना लेते हैं। लोड कॉम्बिनेशंस या तो दो तरह के होते हैं। लोड केस डिटेल पे क्लिक किया और यहाँ पर हमारा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा लोड कॉम्बिनेशन, एक दे रखा है डिफाइन और एक दे रखा है ऑटो लोड। ऑटो लोड में वो ऑटोमेटिक कर देता है, लेकिन हम यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं करेंगे, यहाँ हम स्पेसिफिक एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन लिया 1.2 जो कि हमारे IS 1893 ने भी रिकमेंड किया है, 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड। लोड कॉम्बिनेशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि 2-3 लोड जो आप लगा रहे हो उन दोनों का मिक्सचर, जब मिक्सचर इफेक्ट जब आप स्ट्रक्चर पे डालोगे तो क्या इफेक्ट आएगा, क्या वो उसको बियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, जनरली ऐसा हम अर्थ की रेजिस्टेंस बिल्डिंग में तो करते ही करते हैं। तो यहाँ हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनाया 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस EQX पॉजिटिव। ठीक है, मैंने डेड लोड, लाइव लोड और EQX पॉजिटिव तीनों को एक साथ लगाया है और 1.2 पार्शियल सेफ्टी लेकर लगाया है। मतलब उन तीनों का लोड का जो सम है उसको 20% इंक्रीज करके मैं जब स्ट्रक्चर पे अप्लाई करूंगा, अगर वो हमारा सेफ हो गया तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इसका हमने मतलब फर्स्ट नेम हो गया 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस EQX पॉजिटिव और यहाँ हमने फैक्टर डाल दिया 1.2। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डेड लोड, लाइव लोड, EQX पॉजिटिव और यहाँ पर हम इसको ऐड ऑन कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन बन के रेडी हो गया। इसी तरह से मैं सेकंड कॉम्बिनेशन भी बना लेता हूँ 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड। अब की पर मैं ले लेता हूँ माइनस EQX पॉजिटिव, माइनस EQX पॉजिटिव। मतलब पहले EQX पॉजिटिव मैंने प्लस में लिया था, अब मैंने वही चीज़ माइनस में ली है। ठीक है, तो अब हमारे डेड लोड और लाइव लोड के लिए तो लोड फैक्टर 1.2 हो जाएगा, बट जो हमारा EQX पॉजिटिव है उसके लिए लोड फैक्टर की जो वैल्यू है वो है -1.2। तो इसको आपको अलग से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 प्लस में आ गए, 1 माइनस में आ गए, अब इसको ऐड कर दीजिए। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन बन के रेडी हो गया। सेम यही चीज़ हम Z के लिए भी कर देते हैं, 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस EQZ पॉजिटिव। ठीक है, EQZ पॉजिटिव और इसको भी हम यहाँ पर ऐड ऑन कर देते हैं प्लस करके, डेड लोड, लाइव लोड और EQZ पॉजिटिव और इसको भी हमने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया। और लास्टली हम ले लेते हैं यहाँ पर 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड माइनस EQZ पॉजिटिव। ठीक है, तो 2 फैक्टर पॉजिटिव हो गए, 1 फैक्टर हमारा नेगेटिव हो गया। तो इन दोनों को हमने पॉजिटिव वे में ले लिया और ये हमारा जो है वो अब की बार हो जाएगा नेगेटिव और इसको भी हमने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे सारे कॉम्बिनेशंस बन के रेडी हो गए हैं।
तो ऑलमोस्ट हमने सभी तरह के लोड्स जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग में नीड होती है लगा दिए हैं, ठीक है। अब हम इसका एनालाइज करके एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना डिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है। तो सिंपली हम यहाँ एनालाइज पे क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे, ऐड कर देंगे और यहाँ पर इसको हम सिंपली एनालाइज कर लेंगे। तो ये हमारी बिल्डिंग एनालाइज हो चुकी है और हम जाते हैं गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड के अंदर, क्योंकि जितने भी एनालिसिस वाले रिजल्ट्स होते हैं वो गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड के अंदर ही आपको मिलते हैं। और इसको हम कर देते हैं अप्लाई, ओके, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में जो भी डिफ्लेक्शन आ रहा है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर लाइव लोड को सेलेक्ट कर रखा है, तो जो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है हमें लाइव लोड की वजह से शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर अर्थक्वेक मैंने EQX पॉजिटिव को सिलेक्ट किया तो वो EQX पॉजिटिव का शो हो रहा है। एक सेकेंड, ठीक है। अगर आपको इस स्ट्रक्चर का, जी देखिए हमारा EQX, जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर लेना है EQX पॉजिटिव, तो EQX पॉजिटिव का हमारा यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, ठीक है। मतलब जो भी आप लोड सेलेक्ट करोगे तो उस डायरेक्शन में आपकी स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। अब हम यहाँ पर ये वाला इफेक्ट चेक करते हैं, 1.2 डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस EQX, इसमें तीनों ही लोड का इफेक्ट आ रहा है। तो ऐसा कौन सा लोड है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर हमारा सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा? देखो डाउनवर्ड, अगर डाउन डेड लोड की वजह से अगर स्ट्रक्चर आपका डिफ्लेक्ट करता है तो स्ट्रक्चर आपका डाउन गिरेगा, ठीक है। लाइव लोड में भी डाउन गिरेगा क्योंकि वो डाउनवर्ड लगता है। और तीनों का इफेक्ट हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर हमारा कहाँ टिल्ट कर रहा है। तो देखो तीनों का इफेक्ट जब हमने देखा तो स्ट्रक्चर हमारा लेफ्ट टू राइट टिल्ट कर रहा है। तो मतलब डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस EQX के अंदर जो सबसे मेन इफेक्ट जो होता है वो किसका होता है? EQX का, ठीक है। तो अगर आपने एक्स डायरेक्शन के अंदर आपने अगर स्वे को रोक लिया, स्ट्रक्चर को टिल्ट होने से रोक लिया, तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो अर्थक्वेक लोड सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये चेक करना है कि किस, अगर आपको ये चेक करना है कि स्ट्रक्चर के अंदर जो है हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है और कहाँ पर आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समरी के अंदर जाएंगे और समरी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो शो हो रहा है 203 mm का शो हो रहा है। मतलब इस G+10 स्ट्रक्चर के अंदर हमने डेड लोड को भी अप्लाई कर दिया, लाइव लोड को भी अप्लाई कर दिया, अर्थक्वेक लोड को भी अप्लाई कर दिया, कॉम्बिनेशंस में भी हमने ले लिए। देन हमारा जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है वो 230 mm का, 203 mm का आ रहा है ना, अर्थक्वेक लोड जब आप अप्लाई कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ब्रेसिंग्स की या शेयर वॉल्स की नीड होगी, क्योंकि 203 mm का डिफ्लेक्शन काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इसको हम रोकने के लिए जो नेक्स्ट क्लास जब मैं आपको बताऊंगा इसकी, तब मैं शेयर वॉल का यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे शेयर वॉल को लगाकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर डिफ्लेक्शन को रिड्यूस किया जाता है, या कैसे ब्रेसिंग्स को लगाकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये एनालिसिस की बात की है यहाँ पर। अगर फॉर एग्जांपल आपको इस स्ट्रक्चर का, अगर आपको इस स्ट्रक्चर का बेंडिंग मोमेंट को चेक करना है तो आप बेंडिंग मोमेंट चेक कर सकते हो, MZ पे क्लिक करके आपको बेंडिंग मोमेंट शो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको शेयर फोर्स को चेक करना है तो सिंपली F5 पे क्लिक करके शेयर फोर्स को चेक कर सकते हो। और इनकी वैल्यूज को चेक करना है तो मैं आपको ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इनकी वैल्यूज को कैसे चेक करते हैं। जैसे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज को हमें चेक करना है तो सिंपली हम जाएंगे रिजल्ट्स के अंदर, व्यू वैल्यूज के अंदर, और बीम्स, जो भी आपको वैल्यूज लेनी है, जैसे बेंडिंग की वैल्यू लेनी है तो बेंडिंग पे क्लिक कर दो तो वो बेंडिंग की वैल्यू को शो कर देगा। अब स्ट्रक्चर में G+10 स्ट्रक्चर का जितना भी बेंडिंग है वो सारा का सारा इसने यहाँ शो कर दिया। आप सिंपली कुछ मत करना, व्यू स्ट्रक्चर के अंदर जाना और जिस स्ट्रक्चर की भी आपको बेंडिंग मोमेंट को चेक करना है आप सिंपली वहां से जब आप चेक करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। कैसे? जैसे आप यहाँ पर गए, एक सेकेंड,
जैसे आप यहाँ पर गए प्लान के अंदर आपने आउटर स्टोरी को ही सिलेक्ट करा, फॉर एग्जांपल आपने टॉप स्टोरी को ही सिलेक्ट करा, व्यू और इसको हमने कर दिया व्यू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली। तो अगर आपको इसका डिफ्लेक्शन चेक करना है तो ये इसी का डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। और अगर आपको इसका बेंडिंग मोमेंट चेक करना है तो ये इसी का बेंडिंग मोमेंट शो करेगा, ठीक है। और अगर आपको इसकी वैल्यूज को चेक करना है तो इसकी वैल्यूज को भी आप सिंपली व्यूज में जाकर इसकी वैल्यूज को भी आप रिजल्ट्स में जाकर व्यू वैल्यूज में जाकर वो आप वैल्यूज को चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये वैल्यूज भी शो हो गई, इसको जूम करके आप यहाँ पर इसकी भाई कितना इसका मूवमेंट आ रहा है, कितना वो आ रहा है, आप चेक कर सकते हो सिंपली, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी, एक बार मैं होल स्ट्रक्चर कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये तो बात हो गई, हमने एनालिसिस कर दिया, डिफ्लेक्शन निकाल लिया, 203 mm का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम शेयर वॉल और ब्रेसिंग्स को यूज करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बता दूंगा। अभी हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि G+10 स्ट्रक्चर के अंदर कितना कंक्रीट यूज होगा और कितना स्टील यूज होगा। अगर आपको ये चीज चेक करनी है तो इसके लिए देखो, आपको अगर इसकी पूरी रिपोर्ट चेक करनी है तो चलो वो आगे बताऊंगा। पहले अपन क्या करते हैं, हाँ स्टेट एडिटर यहाँ पर एक चीज होती है। स्टेट एडिटर में जब आप जाओगे तो कंप्लीटली जो भी हमने परफॉर्म किया है वो यहाँ पर वो शो हो जाएगा, कि पहले हमने प्रॉपर्टी को असाइन किया था, फिर हमने सबसे पहले हमने ज्योमेट्री को क्रिएट किया, फिर हमने सपोर्ट को असाइन किया, सॉरी, जैसे सबसे पहले हमने ज्योमेट्री को क्रिएट किया, फिर हमने प्रॉपर्टी को असाइन किया, प्रॉपर्टी को असाइन करने के बाद हमने सपोर्ट को असाइन किया, फिर हमने लोडिंग को अप्लाई की, ठीक है। लोडिंग को अप्लाई करने के बाद एनालाइज किया, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी एनालाइज को हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसको अभी हम आगे कंटिन्यू, ठीक है। तो एनालाइज के बाद डिज़ाइन की बात आती है। डिज़ाइन के अंदर हमें चेक करना होगा जो हमने कॉलम्स बीम की साइज़ ली थी वो हमारी सेफ़ है या अनसेफ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन टैब के अंदर जाएँगे और कंक्रीट पे क्लिक करेंगे। यहाँ कंक्रीट की साइज़ हम ले लेंगे, कंक्रीट कौन सा हमें कंक्रीट का कोड यूज़ करना है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे IS 456। और डिफाइन पैरामीटर के अंदर हमें जो लेना है कंक्रीट की ग्रेड हम यहाँ मैं ले लेता हूँ 30, ठीक है। अब 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर में हम लेते हैं, बट यहाँ पर यूनिट दे रखी है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को जैसे आप न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर में होती है और यहाँ पर यूनिट दे रखी थी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसको मैंने न्यूटन पर mm स्क्वायर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह से Fy मैन हम लेते हैं 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर में होती है, बट यहाँ यूनिट किलो न्यूटन में है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ न्यूटन पर mm स्क्वायर में बदलने के लिए। इसी तरह से सेकेंडरी जो स्टील है वो भी हम एज इट इज यही ले लेते हैं 415 और 1000 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और इसी तरह से डैम्पिंग रेशियो हम ले लेते हैं 5%, इसको भी हम ऐड कर देते हैं और इन सबको हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं, असाइन टू व्यू। मेन स्टील को भी हम कर देते हैं असाइन टू व्यू और सेकेंडरी स्टील को भी हम कर देते हैं असाइन टू व्यू और डैम्पिंग रेशियो को भी हम कर देते हैं असाइन टू व्यू, ठीक है। अब हम जाते हैं कमांड्स के अंदर और यहाँ ले लेते हैं बीम की डिजाइन करनी है, यस। कॉलम की करनी है, यस। और टेक ऑफ भी ले लेते हैं यहाँ पर। डिजाइन बीम, डिजाइन कॉलम। अब डिजाइन बीम के लिए हम डिजाइन बीम को असाइन करेंगे, तो सेलेक्ट में जाकर हम करेंगे बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस और सेलेक्ट में जाकर अगेन हम कर देंगे बीम पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो यहाँ पर हमारी बीम असाइन हो जाएगी, बीम की डिजाइन हो जाएगी। कॉलम्स के लिए हम जाएंगे सेलेक्ट के अंदर और यहाँ हम कर देंगे बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस और इसको हम असाइन कर देंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे एनालाइज के अंदर और यहाँ पर हम कर देंगे रन एनालाइज।
वी आउटपुट फाइल एंड ओके हम यहाँ कर दिया। इसके बाद जाएंगे हम रिजल्ट्स के अंदर और रिजल्ट्स में जाएंगे हम कंक्रीट डिज़ाइन के अंदर और कंक्रीट डिज़ाइन में जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर आपको कम्प्लीटली शो कर देगा कि G+10 स्ट्रक्चर के अंदर हमें कितना कंक्रीट नीड होगा। तो देखिए G+10 स्ट्रक्चर के अंदर 452 क्यूबिक मीटर हमें कंक्रीट की नीड होगी। ठीक है, अब इसको आप मार्केट की प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो और आपको एक मोटा-मोटा आइडिया लग जाएगा कि G+10 स्ट्रक्चर के अंदर हमें कितनी कंक्रीट की नीड होगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं वो इसी तरह से एक एस्टिमेट अपना रेडी कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 क्यूबिक मीटर की जो मार्केट में प्राइस है वो हम मान लेते हैं कि 5500 है, 5,500 है। तो 452 को जब आप 5500 से मल्टीप्लाई करोगे, 5,500 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 24,86,000 का अमाउंट आ जाएगा। लगभग 25 लाख हम यहाँ पर लेके चलते हैं। तो G+10 स्ट्रक्चर के अंदर एटलीस्ट हमें 25 लाख हमारे खर्च हो जाएंगे कंक्रीट के अंदर। अगर आपको स्टील की प्राइस चेक करनी है तो देखो एक स्टील की प्राइस यहाँ पर दे रखी है 890,400, मतलब 8,90,400 न्यूटन हमें स्टील लगेगा। और हम जानते हैं 1 kg इक्वल टू होता है 10 न्यूटन। तो न्यूटन को अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो 10 का डिवाइड करना होगा। तो इसमें जब हम 10 का डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 89040। तो ये हो गया हमारा 89,040। तो क्या हम बोल सकते हैं 89,040 केजी हमें स्टील की नीड होगी G+10 स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं स्टील की प्राइस। जैसे जनरली स्टील की प्राइस 50 रुपीज़ है मार्केट के अंदर 1 केजी की। ठीक है, आफ्टर प्रीफेब्रिकेशन हम ले लेते हैं 60 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ को जब आप 89040 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा लगभग 89,040 केजी को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा लगभग आ जाएगा 53,42,400। लगभग हमारा आ गया 53,42,400, लगभग 54 हम मान लेते हैं इसको भी। तो 54 यहाँ हो गया, 25 वहाँ हो गया। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 79 लाख मतलब 80 लाख ले लेते हैं। तो लगभग G+10 स्ट्रक्चर के अंदर 80 लाख रुपए हमारा लग जाएगा कंक्रीट और स्टील के अंदर। ठीक है, अब आपको ये तो अपने मेटल की क्वांटिटी चेक कर ली, कितना हमारा हमारा मनी इन्वेस्ट होगा, खर्च होगा कंक्रीट और स्टील के अंदर। आपको चेक करना है कि कोई हमारा कॉलम तो फेल नहीं है या कोई बीम तो फेल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बीम को फेल को चेक करने के लिए हमें फेल को टाइप करना होता है सर्च टैब के अंदर और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही फाइंड नेक्स्ट आपका ये लिखा हुआ आ गया, इस प्रो व्यू हैज फिनिश्ड सर्चिंग, इसका मतलब यहाँ पर हमारा कोई भी बीम फेल नहीं है। इसी तरह से अगर आपको कॉलम्स को चेक करना है तो कॉलम्स को एडुकेट टाइप करना होगा, ADEQUAT। जैसे ही आप एडुकेट टाइप करोगे और उसको भी नेक्स्ट करोगे, अगर सेम एज इट इज प्रीवियस जैसे ही आ गया तो उसका मतलब कोई कॉलम फेल नहीं है। अगर ऐसा नहीं आता तो इसका मतलब कोई ना कोई कॉलम हमारा फेल है। जैसे मैंने यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो 42 नंबर का कॉलम हमारा फेल हो रहा है। ठीक है, 43 नंबर का कॉलम हमारा फेल हो रहा है, कुछ वार्निंग्स आ रही है। 47 नंबर का कॉलम फेल हो रहा है, 48 नंबर का कॉलम फेल हो रहा है, 49 का फेल हो रहा है, 50 का फेल हो रहा है, 53 का फेल हो रहा है, 54, 55। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हमारे जो उसके बाद कॉलम फेल नहीं हो रहे हैं। तो 7-8 कॉलम जो है ग्राउंड स्टोरी के हमारे फेल हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है ग्राउंड स्टोरी के कॉलम्स फेल हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ग्राउंड स्टोरी के कॉलम्स है उनकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देंगे और हमारा स्ट्रक्चर सेफ हो जाएगा। अब कैसे करेंगे वो देखिए। हम गए ग्राउंड स्टोरी को हमने सेलेक्ट किया और हमने यहाँ कर दिया व्यू। ठीक है, तो ये हमारी ग्राउंड स्टोरी सेलेक्ट हो गई। ठीक है, ग्राउंड स्टोरी सेलेक्ट हो गई और आपको कॉलम के मतलब नोड नंबर चेक करने हैं तो Shift+N से चेक करते हैं, ये हमारे नोड नंबर हो गए। अगर आपको बीम नंबर चेक करना है तो Shift+B से। तो देखो ये रहा हमारा 42, ये वाला कॉलम फेल हो रहा है, 43 फेल हो रहा है। ये सब ग्राउंड स्टोरी के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ, ग्राउंड स्टोरी के कॉलम के साइज को थोड़ी सी मैं यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, तो कैसे इंक्रीज करेंगे, जनरल के अंदर जाएंगे और डिफाइन पे हम क्लिक करेंगे और
जो हमने आउटर कॉलम की जो कॉर्नर कॉलम की साइज ली थी 0.45 इंटू 0.45, वो मैं ग्राउंड स्टोरी के लिए थोड़ी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ग्राउंड स्टोरी में 10 स्टोरी का लोड आ रहा है, तो इसलिए हम इसकी थोड़ी साइज बढ़ा देते हैं। 0.6 इंटू 0.6 मीटर हम यहाँ कर देते हैं। और जो आउटर मिड कॉलम था उसकी साइज को हम ले लेते हैं 0.6 इंटू 0.75, और इनर मिड था उसकी कॉलम की साइज को ले लेते हैं 0.75 इंटू 0.6। और इन तीनों को यहाँ पर असाइन कर दो। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फिर असाइन करना इजी हो जाएगा। जैसे आउटर कॉलम हमारे ये रहे, इनको पहले आप असाइन कर दीजिए। ये हमने असाइन इनको कर दिया। ठीक है, और अब आइए आउटर मिड पर। आउटर मिड को भी हम सेम इसी तरह से असाइन कर देते हैं। ये हमारे आउटर मिड भी इसी तरह से असाइन हो गए। और सिमिलरली इनर मिड कॉलम को भी हम एज इट इज इसी फॉर्म में असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा असाइन हो गया। और इसको हम अगेन होल स्ट्रक्चर कर लेते हैं, होल स्ट्रक्चर, और अगेन हम एनालाइज करते हैं इसको। अब आई थिंक हमारी वार्निंग्स भी कम हो जाएगी, क्योंकि पहले वार्निंग्स ज़्यादा इसलिए आ रही थी क्योंकि हमारे कुछ कॉलम्स फेल हो रहे थे। अब आई थिंक वार्निंग्स हमारी कम हो जाएगी। जी हाँ, हमारी वार्निंग्स कम हो गई, सिर्फ ओनली 1 वार्निंग्स आ रही है। ठीक है, क्योंकि 2 बार एनालाइज कर दिया ना सेम चीज़ पर, इसलिए एक वार्निंग आ रही है। अगर वो एनालाइज एडिट में जाके मैं एनालाइज को अगर मैं वहाँ से रिमूव कर दूंगा तो वो एक वार्निंग भी हमारी चली जाएगी। तो व्यू आउटपुट फाइल पे हम जाएंगे। अब चेक करते हैं कि अब देखो हमने ग्राउंड स्टोरी की साइज, ग्राउंड स्टोरी के कॉलम की साइज को इंक्रीज कर दिया, तो थोड़ी सी हमारी कंक्रीट स्टील की प्राइस क्वांटिटी बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। तो 79 लाख जो हमारा अमाउंट आया था उसको मैंने ऑलरेडी 1 लाख बढ़ा के लिया था, तो 80 लाख में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, वापिस जाएंगे, वापिस हम एक बार चेक कर लेते हैं, फेल्स में जाके बीम को चेक करेंगे, कोई बीम फेल नहीं है, और एडुकेट टाइप करेंगे तो हमारा कॉलम चेक हो जाएगा। अब देखो कोई कॉलम हमारा फेल नहीं है। ठीक है, तो जहाँ नीड है आप उसी कॉलम की साइज को इंक्रीज करो, स्ट्रक्चर को सेव कर लो। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा। कहीं पर भी कोई डाउट है तो मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि शेयर वॉल्स लगाकर, ब्रेसिंग्स को लगाकर हम कैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के डिफ्लेक्शन को रिड्यूस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।